है। हेडिंग 2, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। राइट, राइट। Resolution of a vector is breaking a vector into its components to find out effect of vector in a direction in which it is not actually acting. Resolution of a vector is breaking a vector into its components to find out effect of a vector in a direction in which it is not actually acting. क्या बोला है? वेक्टर को तोड़ना है। रिजोल्यूशन जो शब्द है ना, उसका मतलब है ब्रेकिंग ए वेक्टर। ब्रेकिंग ए वेक्टर, यू हैव टू ब्रेक ए वेक्टर। व्हाई? टू फाइंड आउट इफेक्ट। जिस तरफ वेक्टर काम नहीं कर रहा है उसका इफेक्ट हमको चेक करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये वेक्टर है, ये आर वेक्टर है और ये एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा है। इट इज एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई। और वेक्टर काम कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। कहां काम कर रहा है? ये वेक्टर ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है। इट इज समवेयर लाइंग इन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अभी तुम खुद सोचो दैट अगर कोई पार्टिकल है, मान लो कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट यहां से यहां गया है। कोई इंसेक्ट है, कॉकरोच है, मान लो ये यहां से यहां गया है, ये यहां से यहां गया है और ये तुमने कोऑर्डिनेट मार्क किया, पी पॉइंट है ये, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। मतलब ये कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे एक्स और ये कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे क्या? वाई। इसका मतलब इस वेक्टर को तोड़ेंगे एक्स एक्सिस में तो मुझे एक्स मिलेगा और इस वेक्टर को तोड़ेंगे वाई एक्सिस में तो मुझे क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। दिस वेक्टर इज नथिंग बट टुगेदर एक्स एंड वाई। मतलब आर वेक्टर को क्या लिखा जाता है? आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स तो हो गया मैग्नीट्यूड, आई कैप हो गया डायरेक्शन, वाई हो गया मैग्नीट्यूड, जे कैप हो गया क्या? डायरेक्शन। मतलब यही जो हम लोग इतना दिन से लिखते आए हैं, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां पर जो एक्स एंड वाई है, यहां पर जो एक्स एंड वाई है, these x and y are called rectangular components of R vector. Are called what components? Rectangular. Rectangular क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक साइड एक दूसरे के साथ कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। और यहां पर भी x और y कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ R वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? R वेक्टर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजोल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। जैसे मान लो ये C वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ से तो ये पता होगा हमको, ये A वेक्टर है और ये क्या है?
बी वेक्टर। इसका मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वर्ड बी वेक्टर। मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो किसको मिलेगा, और सी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। इसका मतलब ए एंड बी आर कॉल्ड components of सी वेक्टर। components of सी वेक्टर। कंपोनेंट्स मतलब अगर सी को तोड़ेंगे तो ए और बी मिलेगा, और ए और बी को वेक्टरियली जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अभी सुनना ध्यान से, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे कोई बोल पाएगा एक्स का वैल्यू कितना होगा। हाँ सर, कॉस थीटा क्या होता है बोलो। कॉस थीटा होता है बेस बाई, इसका मतलब एक्स बाई, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है। और कोई मुझे बोलो तो साइन थीटा क्या होता है, तो वाई क्या होगा बोलो। तो हमको निकालना भी आ गया, एक्स और वाई को निकाला कैसे जाएगा। अगर थीटा पता है, इसका मतलब इधर कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा रे, आर साइन थीटा। आर अभी हमको जरूरत क्यों पड़ा रिजोल्यूशन का, मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है, कॉपी कॉपी। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है। अभी ऐसे है, प्लेन हॉराइजेंटल है, इसको बोलते हैं हॉराइजेंटल, हॉराइजेंटल है। अभी मान लो इस प्लेन को मैंने उठा दिया ऐसे थीटा एंगल पर, हाँ कितना एंगल पर, थीटा। अभी यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट। अभी इसको अगर मैंने उठा दिया, इसको अगर मैंने उठा दिया तो ये मार्कर नीचे स्लाइड किया, नीचे क्या किया, स्लाइड किया। स्लाइड मतलब इस तरफ आया। क्यों आया इस तरफ, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं रीजन। हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं रीजन, वो नीचे क्यों आया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, साइड से मैं लाइन ही ड्रॉ करूंगा, साइड से मैं लाइन ही ड्रॉ करूंगा, ऐसे एक लाइन ही दिखेगा तुमको, ऐसे एक लाइन ही दिखेगा, बट इट इज ए प्लेन, इट इज ए प्लेन, रिमेंबर इट इज ए प्लेन। और ये इंक्लाइंड प्लेन को मैंने हॉराइजेंटल से कितना उठा दिया है, हॉराइजेंटल से मैंने उठा दिया है थीटा एंगल। कितना एंगल, थीटा एंगल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर एक मास है m, मास कितना है m। अभी यहां पर फोर्स क्या क्या लगेगा, तो फर्स्ट फोर्स जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग mg से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, mg। समझ में आया क्या, mg से लिखते हैं। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना व्हाट सर इज गोइंग टू डू। मैंने एक प्लेन ले लिया, ये प्लेन, मैंने दो डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। x और y कितना डिग्री पर होना है, 90। इसका मतलब सर कैन चेंज द प्लेन, यहां पर x यहां पर y। कभी सर ऐसे मान लेंगे x, ये y, कभी ऐसे मान लेंगे ये x और ये क्या y। सो आई कैन रोटेट द प्लेन, आई कैन रोटेट द, व्हाट आई हैव टू मेंटेन, x और y में कितना डिग्री होना है, 90। दैट इज मैथमेटिक्स, x और y में 90 डिग्री होना है। अभी देखो तो ये अगर mg है, ये अगर mg है, ये थीटा है, ये एंगल कितना है बोलना ध्यान से, ये 90 है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। अरे सबको जोड़ने से तो 180 होगा ना। ये अगर 90 है, ये अगर थीटा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है 90 माइनस थीटा। सबको जोड़ते हैं कितना आया 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है ना। ध्यान से सुनना, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो सर ने बोला ये कितना है 90 माइनस थीटा। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जो y है ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ नॉर्मल है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये नॉर्मल है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये नॉर्मल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये लाइन के साथ ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा एंगल कितना डिग्री है 90। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये छोटा सा एंगल क्या बनेगा बोलना एक बार, थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा टोटल कितना रे, अगेन 90। अरे समझ में नहीं आया, ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये अगर थीटा है, तो पूरा एंगल कितना होगा 90। दिख रहा है क्या, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल चला गया तो क्या बचा 90। नहीं आया समझ में, अभी बोलो तो। अभी मैंने क्या किया,
जगह नहीं होता रे, इतना छोटा बोर्ड है। अभी देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल कितना है बोलो, ये अगर मास है तो इधर बोलो जल्दी, क्या है इधर, mg, इधर ये नॉर्मल, और ये प्लेन के साथ, ये प्लेन का डायरेक्शन में और ये प्लेन के नॉर्मल, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 90। तो अगर मैंने बोला कि mg है, mg मतलब क्या, फोर्स, फोर्स इज ए वर्ड, वेक्टर, फोर्स इज ए वर्ड। अभी मुझे वेक्टर को तोड़ना है, मुझे वेक्टर को तोड़ना है, अभी उसका कंपोनेंट्स में मुझे तोड़ना है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, ये एक्स है ये वाई है, मुझे एक्स और वाई में तोड़ना है इस वेक्टर को, एक्स और वाई में। तो सर ने क्या सिखाया, अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल बनाता है किसी डायरेक्शन के साथ, तो जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाएगा उधर कौन सा कंपोनेंट आता है रे, आर कॉस थीटा, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन सा कंपोनेंट आता है रे, आर से। कॉस और साइन 90 डिग्री पर होता है, कॉस और साइन कितना डिग्री का डिफरेंस पर, 90, कॉस के बाद 90 अगर लाना है तो कितना डिग्री का डिफरेंस होता है, 90। अभी मुझे बोलो यहां पर जो वेक्टर है फोर्स, ये इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो जिसके साथ थीटा बनाता है कौन सा कंपोनेंट जाता है, आर कॉस थीटा, यहां पर इस तरफ जाएगा mg कॉस थीटा, आर की जगह पर तो mg है ना, अरे नहीं आया समझ में। अगर वेक्टर को तोड़ना है, जिस डायरेक्शन के साथ वो थीटा बनाएगा उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, जिस डायरेक्शन के साथ वेक्टर एंगल बनाता है उधर कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कितना जाता है, साइन। ध्यान से सुनना, अगर ये mg है और ये एंगल थीटा है, तो नेक्स्ट टाइम से mg के साथ जिस डायरेक्शन में थीटा बना है उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन सा जाएगा, कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन, mg साइन थीटा, mg। इसका मतलब सर ने अभी mg को तोड़ लिया है, mg को तोड़ लिया है, इधर सर को एक कंपोनेंट मिल गया और इधर सर को एक कंपोनेंट मिल गया, है ना। तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ था, तो अभी मैंने हाथ को उठाया, देखो ये हॉरिजॉन्टल था, अभी मैंने हाथ को उठाया, ये ऑब्जेक्ट नीचे आया क्या, नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, कोई कारण होगा, अगर आता तो क्यों आता, वो सब एनालिसिस करना है, पार्टिकल का डायनामिक्स को एनालिसिस करना है। अभी थोड़ा और उठा दिया, थोड़ा और उठा दिया, थोड़ा और उठा दिया, थोड़ा और उठा दिया, अभी ये इट इज ट्राइंग टू स्लाइड, इट इज ट्राइंग टू वर्ड स्लाइड, मतलब किसी एंगल पर जाकर इट इज ट्राइंग टू स्लाइड, मतलब इसको लाने वाला कंपोनेंट कौन है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में मोशन करा रहा है, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, देयर मस्ट बी ए फोर्स, देयर मस्ट बी ए फोर्स। तो mg पूरा तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट mg का एक पार्ट है जो काम कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन का डायरेक्शन में, किसका डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि मोशन तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ये मास इधर आएगा, इधर क्यों आएगा, कौन सा फोर्स की वजह से, पूरा mg या mg का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट। इसका मतलब अगर बॉडी एक्सिलरेट करेगा इंक्लाइंड प्लेन में, तो इसका एक्सिलरेशन का कारण जो फोर्स है, एक्सिलरेशन इज एन इफेक्ट, और इफेक्ट कॉज से आता है, तो कॉज कौन है, mg sin थीटा। मैंने बार बार बोला है फिजिक्स इज एंटायरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, व्हाट वी सी इज द इफेक्ट एंड व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन इज द कॉज। फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर, ग्रेविटी, कोई ना कोई, अगर बॉडी एक्सिलरेट कर रहा है दैट देयर मस्ट बी एनी फोर्स, देयर मस्ट बी फोर्स, तो कौन सा फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, आर्ट के सरफेस के अंदर कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी। तो मैंने mg को शो कर लिया जो ग्रेविटी का फोर्स है। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ग्रेविटी, देयर मस्ट बी व्हाट, ग्रेविटी। तो अगर ये mg है, तो mg का एक कंपोनेंट आया है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट एंटायर mg इज नॉट ब्रिंगिंग द बॉडी डाउन, mg का एक पार्ट बॉडी को ला रहा है, कौन ला रहा है बॉडी को, साइन थीटा। तो बच्चा पूछा मुझसे सर कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने
ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका मॉलिक्यूल्स एक पुशिंग फोर्स देता है, इसका मॉलिक्यूल्स एक पुशिंग फोर्स देता है जिसका नाम हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखा हुआ है तो टेबल का मॉलिक्यूल्स बुक को पुश करता है, टेबल का मॉलिक्यूल्स बुक को पुश करता है क्योंकि बुक का मॉलिक्यूल्स टेबल को पुश कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो अगर ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन को इधर पुश करेगा तो इंक्लाइंड प्लेन चुप रहेगा या इसके ऊपर भी उल्टा डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स देगा? नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर भी देगा। मतलब यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल किसने दिया? टेबल का मॉलिक्यूल सरफेस। ये मॉलिक्यूल्स इसको धक्का दिया इधर, mg cos थीटा है इधर, दोनों वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, मतलब काट दिया। इसलिए तो इधर कोई मोशन नहीं है। इधर कोई मोशन है क्या? इस तरफ कोई मोशन है क्या? इस तरफ कोई मोशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? mg cos थीटा है इधर और नॉर्मल है इधर, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या कर लिया होगा? कैंसिल आउट कर लिया होगा। इसलिए बॉडी का कोई मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है। बॉडी का मोशन एंटायरली कौन सा डायरेक्शन में है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द। अभी तुम एक बार सोचो तो, अगर mg sin थीटा लग रहा है तो बॉडी डायरेक्टली क्यों बहुत तेजी से नहीं आया? सर को बहुत उठाना पड़ा हाथ को, तब जाके बॉडी आया, है ना। डायरेक्टली आ गया क्या? नहीं आया। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको रोक रहा था, कोई ना कोई उसको रोक रहा था। फ्रिक्शन रोक रहा था। कौन रोक रहा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन उसको रोक रहा था। लेकिन जब मैं थीटा बढ़ाता गया, थीटा बढ़ाता गया, ये एंगल जब मैं बढ़ाता गया, थीटा बढ़ा रहा था तो साइन थीटा भी बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? साइन थीटा। फ्रिक्शन तो बेचारा सरफेस का प्रॉपर्टी है, वो तो फिक्स रहेगा। मान लो फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन, और मैं थीटा को बढ़ाता चला गया, थीटा को बढ़ाता चला गया तो साइन थीटा बढ़ता चला गया। साइन थीटा बढ़ते बढ़ते फोर्स हो गया 10.1। कितना हो गया? तो जब तक 10 न्यूटन को ओवरकम नहीं करूंगा तब तक ये बॉडी नीचे आएगा क्या? कौन रोक के रखेगा इसको? तो जब मैं 10.1 लगा दूंगा तो बॉडी किधर आएगा? नीचे आएगा। मतलब यू आर एनालाइजिंग द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडी क्यों नीचे आ रहा है, इस तरफ कोई मोशन क्यों नहीं है, इस तरफ फ्रिक्शन कितना है, mg sin थीटा कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, वो सब स्टडी करने के लिए यू हैव टू गो फॉर व्हाट? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर को तोड़ना पड़ेगा। वेक्टर को तोड़ के तुमको इफेक्ट को पता करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने लैंग्वेज क्या लिखाया था? ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इन व्हिच इट इज नॉट एक्चुअली एक्टिंग। mg क्या इधर काम कर रहा था क्या? नहीं। mg क्या इधर काम कर रहा था क्या? नहीं। mg किधर काम कर रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन mg को तोड़ के मुझे पता चल गया कि mg का कितना कितना पार्ट बॉडी का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉट अंडरस्टूड? तो रिजोल्यूशन कब करना है? जब मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन का एनालिसिस करना होगा, तब मैं वेक्टर को तोड़ के देखूंगा कि वेक्टर का कितना पार्ट मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या बोला मैंने? कब करेंगे रिजोल्यूशन को? अगर किसी ऑब्जेक्ट का तुमको क्या देखना है? मोशन। क्या देखना है? मोशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता होगा तब तो वेलोसिटी निकाल पाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। कितना टाइम लगा नीचे जाने में, सब निकाल पाएंगे एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? और फोर्स निकालने के लिए मुझे mg को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन कैसे करना है सर? जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाएगा उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कॉस। और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन सा जाएगा? साइन। जैसे ये mg है तो ये mg cos थीटा है, और mg cos थीटा के साथ ये कौन सा कंपोनेंट है? बस ये याद रखना कि जिस वेक्टर को तुम तोड़ेगा वो बीच में होना चाहिए और कंपोनेंट आजू बाजू में। जैसे यहां पर mg है ना, तो इधर कौन है? mg cos, और इधर कौन है? वही पैरेललोग्राम लॉ है। अगर ये mg है तो इधर होगा क्या? mg, और इधर कौन होगा? mg sin थीटा।
और ये अगर mg sin थीटा है तो ये भी mg sin थीटा। वही तो पैरेललोग्राम लॉ है ना, बीच में तुम्हारा रिजल्टेंट है और तोड़ने के बाद mg cos थीटा और क्या मिलेगा, mg sin थीटा। नहीं समझ में आया? अरे यही तो रिजल्टेंट है, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा। अभी अगर पाइथागोरस से भी तुम करता तब भी वही आता। देखो एक बार हर तरफ से सोच लो, mg स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस मतलब पता है ना, हाइपोटेनस निकालना है मुझे, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर और क्या स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो देखो mg बाहर आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। देखो mg आया या नहीं आया? इसका मतलब mg cos थीटा और mg sin थीटा को अगर मैं जोड़ूंगा, जोड़ने का तरीका तो पाइथागोरस है, पाइथागोरस से ही तो जोड़ा जाएगा। हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये mg है, इसका मतलब ये mg cos थीटा है और ये क्या है, mg sin थीटा। और इन दोनों को अगर पाइथागोरस से जोड़ेंगे तो वापस कौन मिल रहा है, मतलब mg को तोड़ेंगे तो mg cos थीटा mg sin थीटा, और mg cos थीटा और mg sin थीटा को जोड़ दिया तो mg मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आया या नहीं आया रे? नाउ राइट। हाँ तो इधर से ये 1, इधर ये 2, डायग्राम ये 3, ये 4, 5, ये तो मैथ्स का पार्ट है, ये तो बोला 6, ये सब नहीं चाहिए। ये मुझसे क्यों पूछता है शुरू कहां से करना है? केमिस्ट्री थोड़ी है पॉइंट वाइज लिखाऊंगा इधर बैठ के, बायोलॉजी थोड़ी है अच्छा अच्छा स्लाइड मिलेगा देखने के लिए। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट चलता है, कहां क्या लिखा है कॉन्सेप्ट को समझो फिर खुद से लिखना है। ये पॉइंट वाइज लिखने का जमाना गया रे, वो 8 9 10 फिर 11 12 में जो पॉइंट से पढ़ाता है अच्छा लगेगा सुनने में, काम में नहीं आएगा। पॉइंट काम में आता है क्या? हाइलाइट्स सब समझना है, साइंस स्ट्रीम में सब समझना पड़ता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आएगा उल्टा पुल्टा, असर्शन रीजन एमसीक्यू। ये डायग्राम पूरा 11 का सिलेबस में 100 बार मिनिमम 100 टाइम्स बनेगा। ये जो डायग्राम है मिनिमम, लॉज ऑफ मोशन जैसे ही शुरू होगा, फ्रिक्शन जैसे ही शुरू होगा, ये डायग्राम बनेगा, इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं तो खिड़की बंद कर दो अगर रिफ्लेक्शन होता है तो। माता वेदना लेख मा देखिला मातार मध्य दरिया बई रही। ঘুম থেকে উঠিয়া টায়ার্ড হইলে তে বিকালে কিতা করবে? डबल रब करूं? Now we'll do numericals, right? Numericals on resolution of a vector. Numericals on resolution of a vector. Numericals on resolution of a vector. बाकी আছিল Numericals on resolution of a vector. Number 1. Right. In the figure F1 and F2
in the figure F1 and F2 are two unknown forces. F1 and F2 are two unknown forces which gives a resultant of 80√3 Newton along y-axis. 80√3 Newton along y-axis. Write the equations using resolution. Write the equations using resolution. बस इक्वेशन बनाना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। देखो ये x है और ये क्या है रे, y। ध्यान से सुनना। और ये F1 है, फोर्स वेक्टर है, और ये 30 है, और ये कितना है, F2 है, और ये एंगल कितना दिया है, थीटा। अच्छा बोलो तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F1 का। पहले F1 को तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल बनाया है कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस कंपोनेंट। वही तो सिखाया है इतना टाइम। तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F1 कॉस 30, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर साइन। F1 बीच में रहेगा और दोनों कंपोनेंट आइदर साइड पर, है ना। तो इधर कौन होगा, F1 साइन 30। हमेशा ये डायग्राम दिमाग में रखना। अगर ये R है तो ये थीटा है, तो ये R कॉस थीटा है, और ये कौन है, R साइन थीटा। ये डायग्राम याद में रखना। तो ये F1 है तो ये F1 कॉस है और ये F1 साइन है, क्योंकि एंगल यहां पर है ना, है ना। अच्छा अभी मुझे एक बात बोलो तो, F2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, F2 कॉस थीटा। अरे समझ में आ रहा है क्या। और कॉस के साथ 90 डिग्री पर F2 साइन थीटा, है ना। समझ में आया, कॉस और साइन। ये F1 है ना, तो इधर कौन जाएगा, कॉस, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन जाएगा, साइन। ये F2 है ना, तो ये थीटा है, तो ये F2 कॉस थीटा, और कॉस के साथ 90 डिग्री पर साइन, है ना। नाउ यू हैव ब्रोकन F1 एंड F2। तो एक्स एक्सिस में बोलो तो कौन कौन काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन को देखो, लुक एट एक्स डायरेक्शन, कौन कौन काम कर रहा है। इधर F1 साइन 30 और इधर F2 साइन थीटा, है ना। और रिजल्टेंट किस तरफ है बोला, ओनली अलोंग, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो भी फोर्स आएगा वो डायरेक्टली कौन सा एक्सिस में आएगा। इसका मतलब एक्स में कोई फोर्स होगा नहीं, और एक्स में कब फोर्स नहीं होगा, जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट। इसका मतलब सिंस नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस is 0, that means F1 sin 30 must be equal to F2 sin क्या, थीटा। वही इक्वेशन बोल रहा है लिखने के लिए। sin 30 क्या होगा, हाफ, है ना। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो बना लिया हमने, ये है फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ये कौन सा एक्सिस में हमने इक्वेशन बनाया, एक्स में। अभी कौन सा एक्सिस बाकी है, तो वाई में, वाई एक्सिस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। दोनों वेक्टर मतलब F1 का कंपोनेंट और किसका, F2। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो याद होगा रे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इन दोनों में एंगल कितना डिग्री है, 0, इजंट इट।
तो ये होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना रे? 1। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कौन सा फॉर्मूला है? तो रूट ओवर ए प्लस बी क्या? होल स्क्वायर, मतलब आर इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको जोड़ा जाता है डायरेक्टली, ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना डिग्री? 0। पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना डिग्री? तो कॉस कितना हो गया? 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1। तो रिजल्टेंट कितना आया? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब रूट ओवर ए प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में होगा तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है। अगर दो वेक्टर है ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्टली ए प्लस बी। तो यहां पर दोनों वेक्टर किधर है? तो सेम डायरेक्शन में होने से हम लोग डायरेक्टली क्या कर पाएंगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे? मान लो ये ए है ये बी है, तो दो वेक्टर अगर सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ए प्लस बी। इसका मतलब वाई एक्सिस में टोटल फोर्स कितना आएगा? बोलो, वाई एक्सिस में टोटल फोर्स कितना आएगा? F1 क्या क्या फोर्स है वाई एक्सिस में? F1 cos 30 प्लस, हाँ दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनको डायरेक्टली ऐड करके हम बोल सकते हैं कि यही इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब दोनों को प्लस करना है। अभी प्लस करना है मतलब वेक्टर को अगर प्लस करना है तो ये फॉर्मूला है ना। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 0। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 0 है। जैसे ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उन दोनों में एंगल 0 है। एंगल अगर 0 है तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम कितना होता है? ए प्लस बी, मतलब दोनों को डायरेक्टली जोड़ लो। तो यहां पे F1 cos 30 F2 cos थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट। और वाई एक्सिस में रिजल्टेंट कितना दिया है? बोलो तो कितना दिया है? 80√3। 80 तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन। बस उसने इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया क्या? सेकंड इक्वेशन। मतलब ऐसे हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे कभी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन अगर करेंगे। क्या करेंगे? रिजोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनो। पहले क्या किया मैंने? F1 को तोड़ा। F1 का बोलना इधर कंपोनेंट क्या होगा? कॉस। अगर वेक्टर एंगल बना रहा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? और कॉस के साथ 90 डिग्री पर कौन जाएगा? साइन। फिर मैंने किसको तोड़ा? F2। तो F2 का इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? और कॉस के साथ 90 डिग्री पर साइन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? जो भी फोर्स आ रहा है कौन सा एक्सिस में आ रहा है? वाई एक्सिस में। मतलब एक्स एक्सिस में जितना भी फोर्स का कंपोनेंट है सब क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट। कैंसिल कब करेगा? जब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल होगा। वो कैसे पता? ये भी तुम बता सकता था। ये जो सर ने बोला है ना ये भी तुम बता सकता था। कैसे? बोलो फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो मुझे। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर ऑपोजिट है तो थीटा कितना डिग्री है? 180। थीटा 180 है। थीटा अगर 180 है तो बोलो क्या होगा? हाँ -1। वेरी गुड। तो यहां पे cos 180 -1 होगा तो इधर हो जाएगा क्या? -2ab। मतलब ये हो जाएगा रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी। मतलब दो वेक्टर अगर ऑपोजिट होता है तो a माइनस बी होता है और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? a प्लस बी। तो यहां पे दोनों वेक्टर ऑपोजिट है तो रिजल्टेंट a माइनस बी होगा। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 0। क्योंकि पूरा रिजल्टेंट फोर्स किधर आ रहा है? वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट कितना होना पड़ेगा? 0। और 0 होने के लिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? और कैंसिल कब करेगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं होगा तब 0 होगा क्या रिजल्टेंट? तो अगर 0 होना है तो मतलब ए और बी बराबर होना पड़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड
इक्वल होगा। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, मार्कर हिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि नेट कितना हो गया है? 0 हो गया है। इसका मतलब एक्स एक्सिस में अगर नेट 0 होना है तो लेफ्ट वाला कंपोनेंट और राइट वाला कंपोनेंट सेम होना पड़ेगा। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और फिर हमको निकालना था सेकंड इक्वेशन, मतलब वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, वही तुमको रिजल्टेंट दे देगा। और क्वेश्चन में रिजल्टेंट कितना दिया था? 80√3। समझ में आया क्या? न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझना पड़ेगा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट को। वन, टू, थ्री, नहीं, फाइव। हाँ 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 हाँ। F1 नहीं, ये पूरा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इक्वल है। मैंने ये नहीं बोला कि साइन साइन को इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है। मैंने क्या बोला? ये पूरा जो कंपोनेंट है ना, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, ये दोनों बराबर है। F1 और F2 नहीं बोला मैंने इक्वल है, बोला क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 ends, ANTS, 3 ends, 3 ends, PQR, 3 ends, P, Q and R are pulling a grain, are pulling a grain with forces of magnitude 6 Newton, 3√3 Newton एंड 3√2 न्यूटन। मतलब 3 चीटी है रे, कुछ खाने का चीज को खींच रहा है एक साथ। 3√2 न्यूटन एज शोन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ग्रेन, ऑन द ग्रेन। हाँ, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। सब फोर्स को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, रिजल्टेंट निकालना है। ग्रेन माने ওই যে খাওয়ার জিনিস কিতা দে সাউলুলের মতো। अभी आओ न्यूमेरिकल में आओ। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये वाई। ये कितना न्यूटन? 6। पहले 6 न्यूटन को तोड़ते हैं रे, 6 न्यूटन को तोड़ना है पहले एक्स और वाई में, तब जाके पिक्चर क्लियर होगा। बोलो तो
एक्स में क्या क्या आएगा बोलो, 6 cos 30 और इधर 6 sin 30। समझ में आया क्या? cos 30 बोलो जल्दी से, √3/2। अगर याद नहीं रहता तो न्यूमेरिकल करते करते इसको सेट करना है दिमाग में, ये सब वैल्यूज। तो 2 3√3 आया ना, अरे 2 और 6 कटेगा 3, और ये sin 30 मतलब हाफ, मतलब कितना, 3 न्यूटन। तो 6 न्यूटन को तोड़ दिया। अभी किसको तोड़ना है, मान लो 3√2, 3√2 को तोड़ के देखते हैं। 3√2 क्या होगा बोलना एक बार, इधर है 3√2, इसको तोड़ना है तो ये 45 डिग्री में है, तो इधर होगा 3√2 cos 45, और इधर क्या होगा बोलो, 3√2 sin आया। इसका मतलब ये होगा 3√2 cos 45 मतलब 1/√2 है ना, मतलब 3, और इधर 3√2 sin 45 मतलब 1/√2 मतलब फिर से कितना, 3 हो गया ना। अभी किसको तोड़ना है, कौन बाकी है, 3√3। इसको तोड़ना है क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली कौन सा एक्सिस में काम कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो इसको तोड़ने का कोई जरूरत है क्या? तोड़ा किसको जाएगा, जो आइदर एक्स में नहीं है और किस में नहीं है, वाई में भी नहीं है, कहीं बीच में काम कर रहा है। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, तो इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर रहा जाएगा। इसका मतलब थर्ड फोर्स तो डायरेक्टली आ गया इधर, कितना न्यूटन, 3√3, ये तो दे दिया है क्वेश्चन में। अभी एक्स एक्सिस में देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से। एक्स एक्सिस, अभी बस एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेट करते हैं। बोलो तो एक्स एक्सिस में इधर कितना है, इधर कितना है, 3√3, और फिर ये 3, अरे समझ में आया क्या, और इधर कितना है, 3√3 है ना, और तो कुछ नहीं है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में ये एक मिला 3√3 है ना, इसका मिला 3, और जो ओरिजिनल था वो 3√3 वो तो है ही, नहीं समझ में आया। अरे एक्स एक्सिस में जो जो दिख रहा है बस उनको लिखा मैंने। एक्स एक्सिस में इधर क्या दिखा, 3√3, और इधर क्या दिखा, 3, और इधर बोलो तो कौन सा कैंसिल चला गया, ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर लेगा। तो एक्स एक्सिस में बचा कौन, ओनली 3 न्यूटन बचा। अरे समझ में आया नहीं आया। अभी वाई एक्सिस में जाते हैं, कहां जाते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखो तो कौन कौन है, 3 है ऊपर, 3 है ऊपर है ना, और नीचे क्या है, ऊपर 3, नीचे भी कितना, 3, और कोई है क्या, नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा। तो वाई एक्सिस में तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो एक्स एक्सिस में कौन बचा, एक्स एक्सिस में बचा ना, तो नेट फोर्स फाइनल आंसर क्या होगा, 3 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। बस ये आंसर है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। जितना भी फोर्स तुमको दे दे, तुम इसको तोड़ के एक्स और वाई में यू कैन कम टू द कंक्लूजन के सबको जोड़ जाड़ के कितना बचा है लास्ट में। अगर कैंसल आउट नहीं होता तो ये बच्चा पूछा, सुनो पहले सुन लो, ये बच्चा पूछा अगर कैंसल आउट नहीं होता तो मान लो एक्स एक्सिस में आया 3 न्यूटन मान लो, और वाई एक्सिस में कैंसिल नहीं गया, कुछ आ गया, मान लो 4 न्यूटन, तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में है तो उनको जोड़ने का तरीका होगा, रिजल्टेंट फिर से निकालना पड़ेगा तुमको, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, cos 90 कितना है, तो क्या बचेगा, √3² प्लस 4² मतलब 9 प्लस मतलब 5 आता आंसर। अगर कैंसिल नहीं जाता, मान लिया मैंने वाई एक्सिस में 4 आया, एक्स एक्सिस में तो 3 आया ना, एक्स एक्सिस में कितना आया, 3। ये बच्चा बोला कि वाई एक्सिस में अगर कैंसिल नहीं जाता तब क्या करते, तो वाई एक्सिस में मान लो मैंने कितना आया, 4 आया, तब इनको कैसे जोड़ा जाता, यूजिंग वेक्टर एडिशन। कभी भी जोड़ने जाएंगे तो वेक्टर एडिशन से ही जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b² प्लस cos 90 कितना है, 0, क्योंकि ये x है और ये y है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना है,
90। अरे नहीं आ रहा है समझ में, तो √3² प्लस 4² मतलब कितना 5 ऐसे जोड़ा जाता अगर जीरो नहीं होता वाई एक्सिस में। बट इस न्यूमेरिकल में तो जीरो है, इस न्यूमेरिकल में तो वाई एक्सिस में कितना है, जीरो है। वाई एक्सिस में कितना है, रिजोल्यूशन के ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल दूंगा मैं करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर खत्म करके ही शीट दे दूंगा, और शीट का एक एक सवाल कॉपी में चेक करूंगा मैं। 50 to 55 प्रॉब्लम्स दूंगा, बिना प्रॉब्लम्स करे हुए तुमको कुछ नहीं मिलेगा फिजिक्स में। फिर धीरे धीरे फिजिक्स खराब होता जाएगा, दोष मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि आदमी खुद अपने ऊपर दोष नहीं देता है। इट इज द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, वी ऑलवेज ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन सम अदर। जीवना क्यों दे निजेर दोष लय ई दुनिया क्यों लय ना। नहीं लिखा, कॉस का रेंज कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। -1 मतलब मिनिमम, +1 मतलब कॉस का मैक्सिमम। वही रेंज में कॉस का वैल्यू हमेशा रहेगा, और कॉस मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और रिजल्टेंट मैक्सिमम मतलब a प्लस बी, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने से ही रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और दोनों वेक्टर ऑपोजिट होने से रिजल्टेंट मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम कब होगा, जब थीटा कितना डिग्री है 180, और मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 0। घर में जोर जोर से पढ़ना, जैसे मैं बोलता हूं तेजी से, नहीं तो याद नहीं रहेगा चीजें। बैठ बैठ के न्यूटन जैसा पढ़ने से नहीं होगा, न्यूटन नहीं है तुम। औकात को समझना जरूरी है। उम्र और औकात दोनों हमेशा कंट्रोल में रहता है तो जिंदगी में सक्सेस आता है। उम्र से पहले ज्यादा समझना नहीं है, और औकात के ज्यादा स्टाइल नहीं मानना है। मानना है क्या, एग्जाम्पल लिया, जैसे रिजल्टेंट क्या होता है a-b, तो अगर एक वेक्टर 10 है इधर और इधर कितना है 5, तो रिजल्टेंट कितना होगा 5। कैसे, 10 - 5, और रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, जो बड़ा है उधर। नहीं समझ में आया, समझ में आने से होगा क्या, या घर में लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सर ने कराया वो उतना ही प्रैक्टिस करना है, जो न्यूमेरिकल्स दूंगा उनको सीरियसली करना है, टेस्ट देना है। जो नहीं दिया था क्या रे ए बच्चा, नहीं दिया था ना, हाँ वो ऐप का नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था। हाँ नेक्स्ट टेस्ट से एब्सेंट मत रहना, बुरा हो अच्छा हो टेस्ट देना है, तब जाके सर को पता चलेगा कहां पर डिफिकल्टी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। और धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ही फिजिकल टीचर का काम है। नहीं तो ऑनलाइन से पढ़ लो, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ शेयर कर देता हूं लास्ट ईयर का जितना भी नोट्स है, और नहीं तो घर में बुक तो होगा उससे पढ़ लो। फिजिकल टीचर क्यों है बोलो, ताकि प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए, इंडिविजुअल डाउट्स को हैंडल कर पाए। तुम्हारा कहां पर डिफिकल्टी है वो पता कैसे चलेगा, सपना आएगा मुझे टेस्ट नहीं देगा तो, कि हाँ इस बच्चे का उधर डिफिकल्टी है, सपना आया था कल। अभी क्या बोला, क्वेश्चन में आते हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। दो वेक्टर है ए और बी, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम अभी सिखा दिया फॉर्मूला मैंने। मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होता है, और मिनिमम याद रहेगा क्या हमेशा, सेकेंड ईयर तक याद रखना, ये बहुत काम में आएगा। मैक्सिमम होता है ए प्लस बी और मिनिमम होता है ए माइनस बी, और इनका रेशियो कितना दिया है 3:2। रेशियो मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, कितना दिया है, बस ए और बी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2a 2b 3a, और क्या रे, नहीं समझ में आया, तो
2a माइनस 3a मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 नहीं, अरे 2 है इधर, 3 इधर आएगा, 2 माइनस 3 कितना होता है? हाँ माइनस 1, और इधर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5b, तो माइनस माइनस, तो a इक्वल टू कितना आया? बस वही बोला था निकालने के लिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्या? तो a इक्वल टू 5b, ये आंसर है, यही था ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ये एमसीक्यू। a इक्वल टू क्या आया? 5b, क्या आया? 5b। हेडिंग देके रखना। दो टॉपिक है हमारा बाकी, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर बेसिक मैथ्स और काइनेमेटिक्स चलेगा। काइनेमेटिक्स में भी जितना सवाल है एनसीईआरटी और जो जो इंपॉर्टेंट है सब करा दूंगा, इजी मेथड भी दिखा दूंगा, और जो जो एक्चुअल मेथड है जैसे एग्जाम में करना है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में भी ज्यादा थ्योरी नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल है। थ्योरी थोड़ा थोड़ा शुरू होगा लॉज ऑफ मोशन से, चैप्टर नंबर 4। तो क्या हेडिंग देके रखा? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D ऑब्लिक क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। और जो मैंने बोला था ऐप का टेस्ट होगा, ऐप में मैंने डाला है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। वो ट्यूसडे को अच्छे से जितना तक पढ़ाया है उतना पढ़ लो। ट्यूसडे रात को ऐप में घुस के टेस्ट एपीआर कर लेना, जो जो टेस्ट देगा उसका मार्क्स मैं देख सकता हूं, तो मैं देख लूंगा कितना कितना आया। कभी भी दे देना रात को। हाँ नहीं, वही ट्यूशन के बाद जाके रात को कभी भी दे देना, घर में बैठ के ही तो मोबाइल में देना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता, जो एआई से पूछ पूछ के करेगा छुप छुप के चीटिंग करके, क्योंकि चीटिंग तो हमारा खून में है, वो तो मैं बदल नहीं पाऊंगा। तो जो पूछ पूछ के गूगल से कर लेगा, पूछ के भी अगर कर लिया, समझ लिया, तो उसको कॉपी में लिख देना। समझ में आया? और नहीं तो अगर टेस्ट देते वक्त गलती हो गया है, बाद में सर्च किया है, सर्च करके समझ में आ गया है, तब कॉपी में उसको नोट डाउन करके रख देना कि यहां पर गलती हुआ था, ये मुझे समझ में नहीं आया। और उधर से अगर समझ में नहीं आया तो मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा। चीटिंग इज ऑल्सो अलाउड, बट द मेन थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स। ऐसा नहीं है छाप के बस टेस्ट दे दिया, सर ने बोला था दे दिया, खत्म। मेरा मन रख के कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ, ये एग्जाम्पल 10 है, 5 है, तो 10 और 5 कट के कितना बचेगा? 5 ही बचेगा।